हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम ये नवोदय चूँकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं तो इसके लिए हम थोड़ा सा गणित की प्रैक्टिस करवाते हैं। आकृतियों वाला हमने वीडियो डाल रखा है जिसके जो आप देख सकते हैं। ये बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं उससे आकृतियाँ, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। अगर आकृतियों में कोई दिक्कत है, आकृति पूर्ति में या कागज़ वाली में या दर्पण वाली में, तो उसको ज़रूर देखिएगा एक बार। तो इसके सवाल डिस्कस करते हैं, चूँकि सवाल ही होते हैं जो आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम ले आते हैं। सवाल आपको सब बनने चाहिए अच्छे, एकदम रिलैक्स होकर लगाइएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा। जो आपने पढ़ा है सब उसी में से आता है, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। तो देखो यार, ये बताने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। मतलब कि इस तरह के सवाल आपको आते ही होंगे, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखें, 3 अंकों की छोटी छोटी लिखें, उनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। हाँ, इस तरह के जो थ्योरेटिकल होते हैं संख्या, थोड़ा सा ये टर्म वाले सवाल आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने होंगे कि अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या इसके गुणनखंड होते नहीं, जैसे कि नॉर्मल गुणनखंड, जैसे गुणनखंड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जैसे 4 के गुणनखंड, तो 4 के गुणनखंड का जिन जिन संख्याओं का भाग जा रहा है वो सब इसके गुणनखंड हैं। तो 1 का जा रहा, 2 का जा रहा, खुद 4 का जा रहा, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ऐसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड कहें, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या ले लें, 5 है तो इसमें 1 का भाग जा रहा और खुद का जाता, तो 2 ही गुणनखंड होते। किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते, 2। ठीक है। और जैसे ये हम करते कि सर आप ये बोले कि 8 या 6, तो सर इसके 2 या 6, तो ये अभाज्य गुणनखंड है। आप समझ रहे होंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड होते। उसने केवल गुणनखंड कहा है, तो नॉर्मल गुणनखंड की बात करते कि मतलब कि जिन जिन संख्याओं का भाग जा रहा है वो सभी उसके गुणनखंड होते हैं, और ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इतना ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है और किस तरह से वो पूछ रहा है, तो इन सब सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तो इसके बाद लगाइएगा। अगला है कि 2/5 तथा 3/4 का योग निम्नांकित में से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा ट्रिकी देते हैं, क्योंकि भिन्न आपको पता है कि 2/5 योग करना है तो प्लस 3/4, तो हम सीधे बेसिकली क्या ले लेते, लासा ले लेते और फिर उसको हल करते जाते। लेकिन उसने लासा कैसे इस रूप में दे दिया। भाई लासा लेंगे तो क्या होगा, सीधा इनका गुणनफल ही लासा होगा। सहवास संख्याएं, सहवास संख्याएं जानते हैं आप, जिनके गुणनखंड आपस में ना मिलें वो सहवास संख्याएं होती हैं। तो इनके 5 के और 4 के गुणनखंड आपस में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं, कहने का मतलब गुणनखंड तो मिल रहे हैं, एक का भाग तो सब में जाता है, ठीक है। तो एक तो मिल अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड कहाँ मिले थे, इनके अभाज्य गुणनखंड आपस में नहीं मिलते हैं, तो ये हमारी सहवास संख्या है, तो इनका गुणनफल ही लासा होता है। 2 सहवास संख्याओं का गुणनफल ही लासा होता है। कभी कभी ये भी टर्म में पूछ लेते कि बताइए 2 सहवास संख्याओं का 2 सहवास संख्याएं का गुणनफल इतना है, उनका लासा कितना होगा, तो उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है। तो चलिए भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि 4 का गुणा 2 में करेंगे तो यानी कि 4 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको। 4 से भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, 5 आएगा, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो यानी 5 गुणे 3, तो इसने ये दे दिया इस रूप में। तो हम देख सकते हैं कि पहले ही वाला हो गया हमारा, 4 गुणे 2 करें या 2 गुणे 4 करें, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला हो जाएगा। 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या। 3 के गुणजों की संख्या भाई, 25 से छोटे, तो 3 का पहाड़ा लिख दो। गुणज क्या होते हैं, उस संख्या का खुद का पहाड़ा, जिस जिन संख्या में उसका भाग जा रहा है वो सभी उसकी गुणज है, ठीक है। गुणज वाले जो उसमें बताया होगा कि 3 है, 3 के बाद उसका पहाड़ा लिख दो। 3 दूनी 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 से छोटे कहा उसने, और सॉरी 25 से, तो ये 24 भी हो जाएगा। तो गिन लो, 3, 3 8 24, 8, मतलब गिनती की सीधा 4 4, 3 8 24, वहाँ 8 गिनती भी गिन रही थी, तो 8 हो जाएगा। अगला है हमारा जैसे कि 6 8 15 का लासा मासा, लासा, तो 6 8 10 15 का लासा क्या होगा, तो 6 10 15 का, सॉरी 6 8 10 15 नहीं, तो 6 10 15 का लासा क्या होगा, तो लासा क्या होगा 6 10 15 का, तो लासा हमारी सबसे छोटी लासा ले लेंगे, हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। 0.003 बराबर है, तो इसको हमने बताया होगा, कई बार बताया है कि दशमलव वाले सवालों में, तो दशमलव है 0.03, इस तरफ के जीरो को कोई मतलब नहीं निकलता, दशमलव की इस तरफ जीरो लिखा हो तो कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, कोई संख्या ना हो, संख्या हो तो बड़ा मतलब होता उसका। तो ये
दशमलव हम कैसे हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे बटे 1 करेंगे, हर संख्या के बटे में होता है, दशमलव हटा के जो है उतने जीरो बढ़ा दो, बटे 1 तो हर संख्या में होता है तो बटे 1 लिख लेंगे, और दशमलव हटा के कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो हैं, मतलब 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, 3 अंक बाद तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो बस हमारा हो गया 3/1000। तो ये हमारा आंसर। जैसे कि कोई भी है 0.25 तो बटे 1 लिखेंगे, और कितने अंक बाद दशमलव 1 2, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हमारी बन गया 25/100। इसको काट भी सकते, कट रहा है तो 1/25 में 25 25 24 1/4 आ रहा हमारा। तो अगला सवाल देखें जरा, 1.302 यानी कि 1.302 और 10 का गुणनफल। तो ये बहुत ईजी है, 1.302 इसका गुणनफल 10 से गुणा कराना है, तो 10 से गुणा कराएंगे, 1 लिख के जितने जीरो से गुणा कराएं हम उतने ही अंक दशमलव खिसक जाता है, दशमलव वाली संख्या में गुणा कराएं तो 1 लिख के जितने 2 जीरो होते तो 2 अंक दशमलव खिसक जाता है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। भाई 1 जीरो और बढ़ जाता सीधे से, इसको कई तरीके से अब आप देख सकते हैं कि जैसे जितने भी 10 से गुणा कराओ, 10 से जितने भी 1 लिख के जीरो लिखेंगे उतने जीरो बढ़ जाते, तो 1302, 1 जीरो और बढ़ जाएगा बस गुणा कराएंगे, तो कितने अंक बाद दशमलव 3 अंक बाद, तो यहाँ से गिन लोगे तो यहाँ आ जाएगा, या इससे ये देख सकते हैं कि 1 अंक दशमलव और खिसक जाएगा, कि 1 जीरो से गुणा कराए तो 1 अंक दशमलव खिसकेगा, 2 जीरो वाले से गुणा कराओगे तो 2 अंक दशमलव खिसकेगा, तो बस यही होता है कि हम 1 अंक दशमलव खिसका देंगे, तो 13.02, बात की जीरो का कोई मतलब नहीं निकलता, तो 13.02 हमारा। तो जैसे कि ये है अगला, मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे, यदि उसने 5.50 रुपये खर्च कर दी तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। तो मोहन के बटुए में थे 50 पैसे के 15 सिक्के, तो पहले पता कर लेंगे टोटल कितने हो गए, 50 पैसे के 15, तो एक सिक्का 50 पैसे का, तो 15 सिक्के 750 पैसे, ठीक है, 750 पैसे के और 750 पैसे हो गए, और इसमें 5.50 रुपये खर्च कर दिए, घटा दें भाई, ये पैसे को हमने रुपए में बदल लिया 100 से भाग करके, तो 0 0 2 रुपये बच जाएंगे हमारे, ठीक है। आगे वाला सवाल है, जैसे कि ये 78.0678 का दशमलव के 2 अंकों तक शुद्धमान। तो जब भी दशमलव के 2 अंकों तक शुद्धमान लिखना हो तो तीसरे अंक को देखते हैं, दशमलव के 2 अंक तक लिखना है, यानी कि 2 अंक ये हो गए, अब तीसरा अंक ये है, ये 7, तो अगर ये तीसरा अंक 5 से ज़्यादा है तब तो ये अगले अंक में बदल जाएगा, अगर 5 से कम है तो 6 का 6 ही रहेगा, तो जो कि 5 से ज़्यादा है तीसरा अंक तो 6 का 7 हो जाएगा, यानी कि 78.07, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखें तो 425 माइनस 125 भागे 25 गुणे 6, ये तो बहुत ही सिंपल मिश्रण क्रिया है, तो इसको देखें अगर तो सीधा यहीं से बता दें, 25 का भाग पहले, सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें, भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद घटा। तो जैसे कि इसमें हम लिख दें तो 25 पंचे 125, सीधा 425 माइनस 125 भागे 25 गुणे 6 प्लस 37। तो पहले भाग करेंगे तो ये संख्या जो कि प्लस 25 से भाग करेंगे, प्लस सॉरी नहीं माइनस है, ये यहाँ पे माइनस है, तो चलो माइनस ही लिखें, माइनस ही होगा, तो माइनस, चूँकि हमने चिन्हों का गुणा भाग पिछली वीडियो में पढ़ाया है, बताया है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ये प्लस का है 25 और ये माइनस का 125 भाग करेंगे तो माइनस में आएगा, अलग अलग चिन्हों को भाग करते तो किस में आता माइनस, तो माइनस का 5 गुणे 6 प्लस 37। दूसरे नंबर पर गुणा होगा तो वैसे ही चिन्हों के हिसाब से लगा देंगे, माइनस का 30 आएगा प्लस 37, ये 425 और 37 ये प्लस प्लस के हैं तो एक जैसे चिन्ह हमेशा जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीसरे नंबर पर हमें जोड़ना है, तो 425 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मानिए कि सीधा देखो 425 और 37 ये जोड़ देंगे और फिर 30 घटा देंगे, तो हमारा इस हिसाब से आंसर आ जाएगा 432। पहले क्या करना है, हमें इनको जोड़ देना और फिर 30 को घटा देना उससे, तो सीधा हमारा 432 हमारा आंसर आ जाएगा। ये दंड आरेख, तो इसको आप पढ़िएगा, इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, तो यही देखना है कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो सिंहों की संख्या देख लें पहले, इसमें 50, और हिरणों की संख्या देख सकते हैं कि ये है 125,
तो हिरणों की संख्या 125 है, सिंहों की संख्या 50 है। तो सिंहों की संख्या से हिरणों की संख्या कितने प्रतिशत में पूछ रहा है। तो चूंकि कितना अधिक है, सिंहों की संख्या तो 50 है, सिंहों की संख्या कितनी 50, और ये हिरणों की संख्या 125, तो कितना अधिक है 50 50 100 75 अधिक है। तो 75 अधिक है कितने, सिंहों की संख्या से निकालना, तो सिंहों की संख्या नीचे लिखेंगे, यानी कि 75 अधिक है कितने में 50 में, और गुणा 100 से कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हमने बताया सिखाया है। तो आप देखिएगा शॉर्ट के जरिए ही ये छोटी छोटी चीज़ें हम सिखाते रहते हैं कि शॉर्ट में देखिएगा कि ये सब हमने बताए हुए हैं। तो प्रतिशत में बदलना हो तो 75 निकालना है, 50 में कितना प्रतिशत, तो 50 से 2 बार, 75 दूनी 150, तो 150%। तो इस तरह से हमारा 150% हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से आगे देखें तो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, वह प्रतिमाह 3000 रुपये बचाता है। तो देखो 25% ये भी बचत दे दी और रुपये भी, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे सीधा सीधा। 25% मान लेते हैं उसकी आय है टोटल x, तो x का 25% ये भी उसकी बचत है, 25% हटा के बटे में 100, और ये 3000 रुपये बचत है, ये भी उसकी बचत है। इन दोनों ये बस इसको हल कर लो, x ये क्या हमने मानी, आय मानी, तो ये आ जाएगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये भाई 25 में 25 25 चौके 100, 1/4, 1 का गुणा x में करेंगे x ही आएगा, ये भाग में अंदर गुणा में जाएगा, तो 300 गुणे 400, अच्छा 1200 हो गया। तो 1200 रुपये आ जाएगा हमारा। और पूछ क्या रहा है वैसे, मासिक आय 1200, ओ सॉरी 3000 है, तो 3000 तो एक जीरो और बढ़ जाएगा 12000, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सवाल हो जाएगा। अगला है एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 24 प्रति पेन की दर से 10 दर्जन, यानी कि 24 गुणे 10 करेंगे, एक दर्जन 24 का, प्रति दर्जन का मतलब का एक दर्जन का 24, और वो खरीदता है कितना 10 दर्जन, तो 240 रुपये हो गए टोटल, क्रय मूल्य ये हो गया। और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसका लाभ या प्रतिशत हानि। तो भाई जब 36 में बेच रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो डेफिनेटली लाभ होगा निश्चित रूप से। कितने प्रतिशत लाभ हो गया बस ये देखना है हमें, प्रतिशत तो नहीं, सीधा रुपए में पूछ रहा है। तो 10 दर्जन बेच रहा है, मतलब 10 दर्जन खरीदे तो 10 ही दर्जन बेचेगा, बराबर आपको वो कुछ बता नहीं रहा, तो सीधे 10 दर्जन बेचेंगे हम। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36 गुणे 10, यानी कि 360 रुपये में बेचा उसने, 240 में खरीदा था। तो लाभ बराबर जितने बेचा था उससे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य घटा दें, तो हमारा आ जाएगा 120 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 120 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए उसने। एक व्यक्ति ने 4000 रुपये उधार दिए, तो जितना उधार देता या लेते हैं किसी से, वो होता है हमारा मूलधन, और ये है हमारी दर। 2 वर्ष समय कितना दे दिया, 2 वर्ष, तो उसे कितना देना पड़ेगा, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन देना पड़ा। तो भाई 4000 रुपये तो ये देगा, और जितना ब्याज आ जाएगा वो भी जोड़ के देगा। तो देखते हैं कितना ब्याज आ जाएगा। भाई 16% दर लगा रहा है, तो इसमें देख सकते हैं कि मूलधन हमारा कितना है, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो 4000, सब ध्यान से लिख लिया करो, फिर इसमें गलती के कम चांस रहते। दर है हमारी 16%, ठीक है, और समय है हमारा 2 वर्ष, ठीक है। बस सूत्र लगाओ, साधारण ब्याज बराबर, एक ही सूत्र होता है इसमें, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 4000 गुणे दर 16 गुणे समय बटे समय 2 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बस इसको गुणा कर लो, 40 दूनी 80, 80 आएगा, 16 ठीक 128, 1280 हमारा ब्याज आ गया। इसको गुणा करेंगे 40 गुणे 16 गुणे 2, तो हमारा 1280 हमारा ब्याज आ गया। और 4000 उसमें मूलधन लिया था, 4000 रुपये उधार लिया था, और 1280 ये देगा, 4000 ये देगा, कॉमन सेंस वाली बात है। बस इसको रट के नहीं बल्कि समझ के कि भाई कोई किसी से भी हम ब्याज लेते हैं तो 4000 रुपये ये जितना मूलधन है लिया था ना देंगे, और जितना हमें ब्याज आया है वो भी देंगे, तो सब मिला के मिश्र धन वही होता। बस सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको कॉमन सेंस से लगाइएगा, ठीक है। 4000 और 1280 ये दोनों मिला के लेंगे आप किसी से भी, तो ये 52 से
8280, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अगला है उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर का मतलब होता है भुजा 3 मीटर लंबी है। तो आयतन पूछा है, आयतन बराबर भुजा पे घात 3 है। भुजा कितनी है? 3 है। भुजा कितनी है? 3। 3 पे घात 3 मतलब आयतन तो पता होगा ना, घन का आयतन भुजा पे घात 3 होता है। तो 3 पे घात 3 का मतलब 3 गुणे जितने की घात है उतनी बार गुणा होता है। तो 3 पे घात 3 है तो 3 बार गुणा 3 का आधार का उतनी बार गुणा किया जाता है इसका, ठीक है। यहाँ 3 था 4 होता तो 4 का 3 बार गुणा करते तो 3 त्रिगुण होती है 27। 27 घन मीटर, घन इकाई में आता हमेशा आयतन, ठीक है। तो यह जाएगा हमारा 27 घन मीटर। और कह रहे कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15 और 7 सेंटीमीटर, उसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? सीधा सीधा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता? आयत का क्षेत्रफल होता हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 7, 15 7 105। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में और आयतन हमेशा घन इकाई में। तो आयतन था इसमें घन इकाई है, इसमें क्षेत्रफल था वर्ग इकाई 105 सेंटीमीटर। तो ये नहीं लगाएंगे, वर्ग इकाई में आना चाहिए हमारा, ठीक है। सेंटीमीटर इकाई का मतलब जो सेंटीमीटर में है, मीटर में है वो। तो वर्ग सेंटीमीटर 105 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा वाला ऑप्शन। बस जल्दबाजी मत लगाइएगा कि आप सीधा 105 देखा आपने सीधा लगा के भाग आए। ध्यान से देखिएगा, उसकी यूनिट भी लिखी होनी चाहिए 105 वर्ग सेंटीमीटर। सीधा विषम संख्या दे दी उसने। तो जब अगर कहता है 1 से 10 तक, तब तो हमें 1 से 10 तक निकालनी पड़ती कि कितनी विषम संख्या है। तो आधी सम होती है आधी विषम होती है, 2 से भाग करते इसमें निकल आती 5 विषम संख्या। और जब कभी जैसे 9 तक तो उसमें एक और जोड़ के 10 तक निकाल लो, ठीक है। 10 में भाग कर फिर पता करो, आधी सम आधी विषम होती बस, ठीक है। ये सीधा उसने बोल रखा है कि प्रथम 10 विषम संख्याएं। तो बस उसका सूत्र तो विषम संख्याओं का योगफल बराबर n स्क्वायर, माने कि n संख्याओं की संख्या। तो n 10 है, 10 के स्क्वायर यानी कि 100, इनका योगफल आ गया हमारा 100। तो वो पूछ क्या रहा है, योगफल या औसत पूछ रहा था। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। तो पहले हमने योगफल निकाल लिया n स्क्वायर, माने इस विषम संख्याओं की संख्या दी थी तो सीधा हमने योगफल निकाल लिया 100। फिर उसके बाद हमें उसको वो निकालना है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटे संख्याओं की संख्या। संख्या है 10, ठीक है। 10 से 10 काट देंगे, हमारा औसत ही भी 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा औसत निकालना तो 10 आ गया। अगला है यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है, किसी राशि का 1/3, भाई राशि हमारी नहीं पता हमें, उसका 1/3 12 है तो उस राशि का चौथाई भाग क्या होगा? मान लेते हैं वो राशि हमारी x है, x है। अब वो कह रहा है इस राशि का 1/3, तो राशि हमारी x है तो x का गुणा लगा दे, गुणा गणित में x का 1/3 कितना है? 12। तो वो राशि पहले निकाल लें तो भाग में इधर गुणा में जाएगा, वो राशि आ गई 36, ठीक है। अब 36 का कह रहे हैं कि उस संख्या का, उस राशि, अब राशि आ गई तो हम x का कोई काम नहीं, जब तक ये नहीं थी पता तब तक के लिए हमें x का मान निकाल, वो निकल आया x का मान, तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं x की। तो हम सीधा 36 का राशि का 1/4 का कीजिए गुणा, 1/4 मतलब 1/4, 4 से भाग देंगे, ये 9 हमारा आंसर। तो उस राशि की 1/4 कितना आ गया हमारा? 9 आ जाएगा, ठीक है। अगला है एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो बहुत ही इजी सवाल है, मतलब कि 2 घंटे में 60, कॉमन सेंस से बताएं आप, 2 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलेगी। भाई आधा समय तो आधी दूरी तय करेगा, यानी कि 30 किलोमीटर, जिसकी चाल होगी 30 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। अब वो कह रहा 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, तो 30 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना जाएगी? 15 किलोमीटर। सीधा सीधा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नहीं है तो आप सूत्र से लगा सकते हैं कि यहाँ से चाल निकालें। चाल बराबर दूरी थी हमारी 60 किलोमीटर और समय था 2 घंटे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। अब 1 घंटे में जाती 30 किलोमीटर, तो 30 मिनट का पूछा है तो 30 मिनट को हम बदल लेंगे, क्योंकि दूरी होनी चाहिए किलोमीटर में, समय होना चाहिए घंटे में। तो हमारा समय कहाँ है? वो है 30 मिनट, तो इसको घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 खत्म, 1/2, तो समय आ गया हमारा 1/2 घंटा। और चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय है 1/2 घंटा, 2 से काटेंगे 15 किलोमीटर। इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, बहुत ईजी था। अगला है कि 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक
और लघुत्तम समापवर्ती का गुणनफल बराबर है। तो 60 और 72 की महत्तम लासा और लासा का गुणनफल क्या होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये तो सूत्र ही है, लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:4, और यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही सिंपल सवाल है, सीधा अब पूरा टोटल दिया रहता तब तो सीधा अनुपात से निकालते, लेकिन एक की संख्या दे दी लड़के लड़के में से, एक की लड़कों की संख्या दे दी, और यहाँ अनुपात दोनों का दिए तो हम इसमें मानना पड़ेगा, मानते हैं, इसी अनुपात में जोड़ के मान लेते हैं। लड़कों की संख्या है 5x और लड़कियों की संख्या, लड़कियां हैं 4x, ठीक है। इसी अनुपात में x जोड़ के संख्या मान लेते हैं। लड़के हैं 5x, लड़के हैं हमारी 4x। तो चूंकि लड़कों की संख्या दी है तो ये भी लड़कों की संख्या है और ये भी लड़कों की संख्या, दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें मान रख देंगे। तो 5x बराबर 2500, तो x बराबर ये गुणा में दरभाग में 2500/5, 5 से भाग देंगे 500, तो इसमें मान रखेंगे। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 500 × 4 2000। इस तरह से हमारी 2000 लड़कियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। संख्या ही पूछ रहा था, थोड़ा सा लाइट कम है, कोई बात नहीं। चाल है हमारी 200 मीटर प्रति 20 सेकेंड, तुल्य है किलोमीटर प्रति घंटा के। तो 200 मीटर प्रति 20 सेकेंड, तो यहाँ से चाल निकालें, दूरी 200 मीटर में कह रहे 20 सेकेंड लगते हैं। यहाँ से चाल सीधा सीधा देख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, 200/20 सेकेंड, ये चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकेंड में, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड होगी चाल। अब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से, लेकिन मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से, 5 से भाग देंगे 2 बार, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, वही पूछ रहा वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कौन सी है? ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुज की आय एवं खर्च का अनुपात है 8:5। खर्च एवं बचत का अनुपात क्या होगा? तो आय और खर्च तो सीधा सीधा यहीं से निकाल लो भाई कि आय और खर्चा है हमारा 8:5, यानी कि 8 रुपये उसकी आय है तो खर्चा दिया ना, हाँ, तो ये खर्चा है हमारा 5 रुपये। तो बचत कितनी होगी भाई? आय से खर्चा घटा देंगे, 3 रुपये बचत होगी। तो कह रहा है खर्च और बचत का अनुपात, तो बचत है हमारी 3, तो कह रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात, तो खर्च तो हमारा 5 ही है, बचत कितनी निकल आई? 3, तो 5:3 हो जाएगा। खर्च पहले बचत बाद में, तो बचत है हमारी 3, तो 5 पहले खर्च 3 बाद में, तो 5:3 हो जाएगा। सोनू कोई काम 8 दिन में कर सकता है, तो जबकि मोनू 12 दिन में। सोनू ने 2 दिन तक काम किया, शेष काम मोनू कितने दिन में कर लेगा? ये भी बहुत ही सवाल है। सोनू कोई काम को 8 दिन में कर सकता है, तो सोनू को लिखेंगे ये कितने दिन में? 8 दिन में। तो 1 दिन में कितना करेगा? हमेशा 1 दिन का निकालते 1/8, चूंकि वो 2 दिन तक काम करता है तो 2 दिन में कितना करेगा? 2/8, यानी कि 1/4 भाग उसने काम खत्म कर दिया। फिर कौन करता है काम उसको? फिर मोनू, शेष काम को मोनू करता है। तो यहाँ से शेष काम निकालना बहुत आसान होता है। 1/4 भाग हो गया, तो यानी कि टोटल हिस्सा नीचे लिखा होता है, 4 हिस्सा काम था, 1 हिस्सा हो गया, तो 1 हिस्सा हो गया तो 4 में से 1 गया, तो 3/4 हिस्सा काम बचा। कितना बचा? 3/4, ये शेष काम हो गया। सीधा यहीं से निकाल लेते, सीधा ये ट्रिक है। मतलब ये टोटल 4 है, 4 में से 1 हिस्सा उसने कर दिया। कैसे किया था? 2 दिन का भाई, 1 दिन में 1/8 भाग करेगा तो 2 दिन में 2/8, 3 दिन में 3/8, 8 दिन में 8/8, इस तरह से पूरा काम हो जाता 8 दिन। लेकिन यहाँ से वो 2 दिन तक कर रहा था तो 2/8, तो यहाँ से निकाला हमने काट पीट के, तो 1/4 भाग काम हो गया वो। तो ये 3 बचा कितना? 3/4 भाग। अब ये जो शेष काम है ये करवाना है हमें किससे? मोनू से। और मोनू उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बस इससे करवाना, 3/4 भाग काम करवाना है। मोनू 12 दिन में करता है, जबकि तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/12। बस 1 दिन के काम से भाग दे देंगे, ये पूरा काम था, इतना काम शेष बचा, और मोनू के 1 दिन का काम का भाग दे दो। जिससे काम करना मोनू से करवाना था, मोनू के 1 दिन के काम का भाग दे देंगे, तो 3/4 भाग की जगह गुणा हो जाएगा, 12 ऊपर जाएगा, 4 × 3 12, 3 × 9 दिन। तो 9 दिन में हमारा वो मोनू काम खत्म कर लेगा, ठीक है।
इस तरह से भिन्न के रूप में 33.1/3% का मान। तो प्रतिशत में है तो इसको क्या करेंगे, 33/1/3 को सही बटा तोड़ के लिखेंगे। तो 33×99 और 100/3, तो ये 100/3% है। भिन्न में बदलना, परसेंट हटा दो, 100/3/100। तो देखो ये तो पहले से बटे में था, इसके बटे में और एक कर लीजिए, तो बाहर बाहर अंदर अंदर, तो 100/3 × 100। ठीक है, तो 100 से 100 खत्म, ये हमारा 1/3 आंसर। तो इस तरह से ये हमारा 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आते हैं, बहुत ही ईजी आते हैं। आप इसी तरह के सवाल लगाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।